उत्तराखंड में रहना होगा, उत्तराखंडी कहना होगा, बार बार कहना होगा, उठते सोते जागते कहना होगा कि मैं उत्तराखंड। उनकी सारी डिग्रियां चेक करवा लीजिए, सारी डिग्रियां। आप उनसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन में चुनौती देता हूं कि आप उनसे प्रॉपर एप्लीकेशन लिखवा दीजिए। जो व्यक्ति कुलपति को कुलपति नहीं समझ रहा, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार नहीं समझ रहा, नेताओं को नेता नहीं समझ रहा, छात्रों को छात्र नहीं समझ रहा, इसका मतलब माफिया है। क्योंकि जब उत्तराखंड में रह के अगर इस प्रकार की बात होगी तो धिक्कार है हमारे धामी जी को। आप लोग उत्तराखंड में है, उत्तराखंडी कहने में आपको शर्म आ रही है। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार बात करेंगे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की जब जब बात आई है तो एक मुद्दा जो हमेशा से बीच और मैं कहूंगा आड़े आ गया है, जिसमें हमेशा बात रही पहाड़ और मैदान की। हमेशा ये बात होती रही है कि पहाड़ और मैदान के बीच एक खाई खोदी जा रही है उत्तराखंड में। और सवाल यहां पर यह है कि जब जब उत्तराखंडियत की बात आती है तो ना जाने क्यों ये शब्द दो बहुत गूंजने लगते हैं कि आखिर पहाड़ और मैदान, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सपना था उत्तराखंड को बनाने का? क्या इसलिए उत्तराखंड बनाया था? ये महज बड़े सवाल हैं। उत्तराखंड एक तस्वीर में देखा गया था, सपनों का उत्तराखंड देखा गया था, जिसमें पहाड़ से लेकर मैदान तक सपने थे, रोजगार के सपने थे, खुशहाली के। पर आज हम लाइव करने वाले हैं, इसमें कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिर उत्तराखंड बनाने के जो सपने थे उसके विपरीत एक तस्वीर नजर आती है। पहले तो आप ये वीडियो देखिएगा। तो आपने देखा कि वीडियो में किस तरीके से एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ रमेश जोशी है जो स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष हैं, जो कल हरिद्वार पहुंचते हैं और गुरुकुल कांगड़ी वहां पर कुछ लोगों का समर्थन देने के लिए उनके पूरे कार्यकर्ता और वो पहुंचते हैं। बाकी आगे की जो क्या हुआ वो इनसे जानते हैं, पर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और पूरी हकीकत इसके पीछे की पूरा वाक्य क्या है वो रमेश जोशी से पूछना है। जोशी जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। गोदियाल जी, कल जब मैं वहां गया था हरिद्वार, तो 5 दिनों से जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उसमें पहाड़ के भी हैं और प्लेन के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी हैं और तमाम अन्य जनपदों, अन्य प्रदेशों के भी हैं। तो वो लोग पिछले 5 वर्षों से वो 5 दिनों से वो धरने पर बैठे हुए थे। बिल्कुल। और जब 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे तो उनका मेरे पास कई दिनों से फोन आ रहा था कि देख जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ मिसबिहेव होता है, हमें डराया धमकाया जाता है। तो हम उनके उस आंदोलन को समर्थन देने गए थे और समर्थन के साथ, चूंकि वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिस निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का मैं हूँ, तो मैं वैसे भी गरीब हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की जब भी समस्या होती है तो मेरा रुआ रुआ खड़ा हो जाता है। तो मैं उनको समर्थन देने गया। जब मैं समर्थन देने गया था तो मैं लगभग 2-2.5 घंटे उस धरने पर बैठा था। तो बैठने के बाद में बात आई कि जी आपसे वार्तालाप करते हैं। अधिकारियों के द्वारा कांगड़ी के जो स्टाफ है, रजिस्ट्रार वगैरह, कुलपति वगैरह, जो उनके द्वारा ये आया कि आपको हम वार्तालाप करते हैं। उन्होंने अपने 3 प्रतिनिधियों की टीम हमारे धरने पर भेजी कि आप उनको अध्यक्ष जी को लेकर के आइए और हम वार्ता करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लोगों को लेके, आप 2 लोग चलेंगे। हमने कहा जी 2 तो नहीं चलेंगे। हमने कहा आपकी भी बात को सुना जाए, हमारी भी। हमारे साथ 5 लोग, 2 हम स्वराज सेवा दल के और 3 हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई बहन माताएं जो बैठी हुई हैं, 3 लोग इनके, हम 5 लोग वार्तालाप करने चलते हैं। तो जब हम गए और वहाँ छात्रों का भी आंदोलन चल रहा था, तो जब हम वहाँ पर गए, जाने के बाद में हम लोग को बिठाया गया और पता नहीं एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और वो एज ए स्टाफ, उसको पता नहीं था कि मुझे कहाँ उन्होंने बुलाया और उसे अंदर ले गए। तो जब अंदर ले गए तो 2 मिनट बाद वो व्यक्ति वापस आ गया बाहर, हमारे पास आया, बोले अध्यक्ष जी ये लोग हमें अंदर जाके हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं जी ये पत्र पर साइन करो। तो हमने कहा ये तो गलत है,
हमने जब वो लोग आए वहां से तो हमने कहा भाई आपने हम 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है, तो आप हमारी पहले तो कुल सचिव से कुलपति से वार्तालाप कराइए और हम 5 लोगों की वार्तालाप होगी, उसके बाद हल निकलेगा नहीं निकलेगा, धरने पर रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बाद का विषय है। तो जब वो उसमें से एक व्यक्ति इस प्रकार की अभद्रता करने लगा जो कहता है मैं मुजफ्फरनगर से हूं, जितने से उत्तराखंड में नेता नहीं है उतने मेरे खानदान में अपने भाई भतीजे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आप ये बताइए यहाँ पर आप मुजफ्फरनगर की बात क्यों कर रहे हैं? आप मुजफ्फरनगर के नाम से हम उत्तराखंडियों को डराना चाह रहे हैं क्या? अगर आप आप ये कहते कि भाई कुलपति से वार्तालाप करा रहे हैं, आइए या नहीं आइए, या कुलपति ने हमें क्यों बुलाया नहीं बुलाया, आप उस वहाँ के वार्डन है, वहां आपको एज अ प्रतिनिधि कुलपति ने भेजा था, तो ये सभ्यता होती है। आप हमको मुजफ्फरनगर शब्द का स्पेशल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि आप मुजफ्फरनगर के माफिया हैं? अगर आप मुजफ्फरनगर के माफियाओं के घराने से होंगे तो हम आंदोलनकारी प्रदेश के हैं। हमारी माता बहनों ने आंदोलन किया है, हमारी माता बहनों ने रामपुर तिराहे की जघन्य घटनाओं को झेलकर ये प्रदेश पाया है। ये प्रदेश हमने कभी किसी ने भीख में नहीं दे रखी, ये प्रदेश हमने लड़ के लिए, हमारे पूर्वजों ने लड़ के प्रदेश लिया है। और हमारे उत्तराखंड से जो स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी निकले, वो उत्तर प्रदेश में कई बार विधायक रहे और उन्हीं की देन थी जो उत्तर प्रदेश का इतना समग्र विकास हुआ। उसके बाद में आज हमारे उत्तराखंड से जो योगी आदित्यनाथ जी निकले, उन्हीं का आशीर्वाद है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की उस समय पर कमान थामी, जिस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो रखी थी, माफिया राज पनप रहा था, गुंडागर्दी चल रही थी, गुंडागर्दी निरंतर फैल रही थी, समाजवाद और क्षेत्रवाद के लोगों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उससे मुक्ति दिलाई आज हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश के माफियाओं को या तो भगवान के घर पहुंचवा दिया, या फिर प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर दिया, या फिर आज जेल की सलाखों में है। जब से योगी जी वहां पर बने, दंगे के नाम पर जो हर महीनों में, साल में 2-3 दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जब से योगी जी बने तब से आज तक देख लीजिए कितने दंगे हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ। वो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से की धरती से निकलकर जो योगी जी ने राज करा, वो उनकी देने की पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल दी जा रही है। और बच्चा कह रहा है कि अगला प्रधानमंत्री योगी। आप उत्तर प्रदेश में योगी जी ने संभाला है, यहाँ हम लोग लगातार जो उत्तराखंड है, आप लोग उत्तराखंड में है, उत्तराखंडी कहने में आपको शर्म आ रही है? अरे उत्तराखंड में रहना होगा, उत्तराखंडी कहना होगा, बार बार कहना होगा, उठते सोते जागते कहना होगा कि मैं उत्तराखंडी हूं, अगर उत्तराखंड में रहना होगा तो। एक सवाल है जोशी जी, ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रकरण रहा कि मुजफ्फरनगर जैसी बात आ गई, उस वीडियो में साहब आप देख सकते हैं कि वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में शायद उस टाइम थे, जिस टाइम पे आप कुछ उनसे समझा रहे होते हैं तो वो पीछे से कहते हैं कि उनकी जो टोन होती है उसमें कहते हैं कि मैं मुजफ्फरनगर का हूं, और इस तरीके की क्या बात। आप उनकी सारी डिग्रियां चेक करवा लीजिए, सारी डिग्रियां। आप उनसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन में चुनौती देता हूं कि आप उनसे प्रॉपर एप्लीकेशन लिखवा दीजिए, उनकी हैंडराइटिंग देख लीजिए, उनकी आप कार्यशैली देख लीजिए। वो गेम्स के टीचर हैं, वर्तमान में उनको गेम्स का चार्ज दे रखा है। मैं चुनौती देता हूं कि मैं भेजता हूं अपने उत्तराखंड के एक अच्छे गेम्स टीचर को, और वो कांगड़ी से हमें अनुशासन सीखने को मिलता। कांगड़ी की स्थापना के अनुशासन के लिए आर्य समाजियों का जो स्कूल है, वो आर्य समाज ने जो बनाया, वो अनुशासन के लिए बनाया। कांगड़ी आज भी हम कहते हैं ना, गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा हुई है। गुरुकुल माने अनुशासन। आप उस अनुशासन की मर्यादाओं को तार कर रहे हैं, और ऐसा आपने कल नहीं किया, ऐसा आपने कई बार करा और उसके बाद माफीनामा लिख के दिया। ऐसे में कई माफीनामे आपको दिखा सकता हूं। तो ये पेशा बन गया है इन लोगों का कि उत्तराखंडियों को या गरीब लोगों को डराना धमकाना और अपनी तड़ी को दिखाना, जो इस प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरीके के वाक्य आपने कहा कि पहले भी माफीनामा हुए,
इस तरीके के वाक्य क्या पहले भी हुए? हाँ बिल्कुल, उन्होंने माफीनामा लिख के दे रखे हैं। यही बात की गई थी। अलग अलग मतलब गुंडागर्दी उनकी आदत बन गई ना। उनके आप टोन देखिए भाई, आप अगर कई वर्षों से उत्तराखंड में होते, हम आज मान लीजिए महाराष्ट्र चले जाएं तो हमारी टोन में मराठीपन झलकता है ना। बिल्कुल। हम अगर उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपदों में जहां वहां लोकल भाषा होती है, हमारे भाषा में वो चीज झलकने लगती है ना। हम आज लखनऊ जाकर के जो लोग रहने लगे हैं तो वो लखनऊ की भाषा उनके में झलकने लगती है ना। पंजाब चले जाएं आप, कुछ समय पंजाब रहेंगे तो आपके में पंजाब की भाषा झलकती है ना। आप नेपाल चले जाएं, आपके पास कहीं ना कहीं नेपाल की लय आएगी ना। आप देश और विश्व के किसी कोने में चले जाइए और साल 2 साल रह लीजिए तो आपकी भाषा में वो टोन आ जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि ये इतने वर्षों से कांगड़ी गुरुकुल में जॉब कर रहे हैं और उनकी टोन देखिए आज तक भी किस प्रकार की टोन है। इससे प्रतीत होता है कि ये उत्तराखंड में हाजिरी भी केवल दिखाने के लिए लगाते होंगे और प्रिंसिपल को या कुलपति को या रजिस्ट्रार को डरा के रखते होंगे। जब ये हमारे जैसे सामाजिक व्यक्तियों से इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके डराना चाह रहे कि मैं मुजफ्फरनगर का हूं, जितने उत्तराखंड में नेता नहीं है उतने हमारे घरों में खानदान में लोग हैं। तो आप एक बात बताइए कि हम क्या विदेश से आ रखे हैं यहाँ पर? हम भारत देश के नागरिक हैं, उत्तराखंडी हैं, हम विदेश से तो आए नहीं है। अगर आप मुजफ्फरनगर के हैं तो क्या हमने कोई जो है चूड़ियां पहन रखी हैं? हमने आंदोलन किए हैं, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और स्वराज के आंदोलन से लगातार न्याय मिल रही है। जिस आंदोलन में आवाज उठाई है उसको पूर्ण तक पहुंचाया। तो आप इस प्रकार की रजिस्ट्रार के सामने जब ये बात हुई तो उसके बाद क्या था? उसके बाद में क्या कह रहा था? मैडम तो उस टाइम चुप ही थी। देखिए जो रजिस्ट्रार थे, जो रजिस्ट्रार के सामने जब ये बात की, एक्चुअली में रजिस्ट्रार जो है वो हमारे वहां पर डीएवी कॉलेज से जा रखे हैं। ठीक है। सीधे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। और जो कुलपति हैं वो भी बहुत अच्छी महिला हैं। मैं जब उनको देखा कुलपति के सामने सारी कुलपति के सामने क्या, कुलपति के सामने तो तब हम गए जब वो बदतमीजी करी। उस टाइम भी तो बोलते हाँ, उसके बाद वो फिर कुलपति के सामने बोलने लगा, तब हम वहां से बाहर उठ गए। हमने कहा जो व्यक्ति कुलपति को कुलपति नहीं समझ रहा, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार नहीं समझ रहा, नेताओं को नेता नहीं समझ रहा, छात्रों को छात्र नहीं समझ रहा, इसका मतलब माफिया है। उसको गुरुकुल जो विश्वविद्यालय वो माफियागिरी का ठेका दे रखा है कि कोई छात्र अपनी आवाज उठाएगा उसे धमकाने का, उसको मैनेज करने का, नेताओं को कोई आवाज उठाएगा उन्हें धमकाने का, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे कोई कर्मचारी ने धमकाने का, डराने के लिए उन्होंने उसलिए रखा। उसको कोई, मुझे लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई के लिए कहीं नहीं रखा है, कहीं उसको कोई ऐसा वो नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल 100% प्रतीत हो रहा है। उसके बाद हम कुलपति के यहाँ से आए, हम जिलाधिकारी महोदय की और जाने लगे, क्योंकि जब उत्तराखंड में रह के अगर इस प्रकार की बात होगी तो धिक्कार है हमारे धामी जी को कि आप मुजफ्फरनगर की भाषा आपके सामने वीडियो में आप सुन रहे, आप मौन है, आप चुप हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमारे उत्तराखंडियों को कोई नेता पीट दे रहा है, आप मौन रहते हैं। कोई हमारे उत्तराखंडियों को कुछ कह दे रहा है, आप मौन रहते हैं। ये आपकी व्यवस्था है। और आप कोई डीजीपी साहब कहीं किसी से कहें तो एसएसपी आपके नियंत्रण में, हमारे ईमानदार अधिकारी उनसे कुछ कहेंगे तो आपके बिहाफ पर वो काम नहीं करते। ये स्थिति हो रखी है इस प्रदेश की, ये स्थिति है, ये हालात है इस प्रदेश के। तो उसके बाद में हम जब डीएम साहब की तरफ जाने लगे तो हमारे पास तहसीलदार महोदया मैडम की कॉल आई। उनकी जब कॉल आई उन्होंने कहा जी मैं जो हमारा नायब तहसीलदार है वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आएगा, आपसे पहले वो पहुंच जाएगा, आप डीएम साहब के यहाँ न जाए, हमारे यहाँ। तो देखिए वो भी अधिकारी, हम उनके कहने पर वहां चले गए। जब हम वहां चले गए तो मैं 10-15 मिनट बैठा और वहां पर वो मैडम उनको कॉल कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जी यहाँ छात्रों ने घेर रखा है, छात्रों ने बंद कर रखा है। कांगड़ी गुरुकुल में पीएसी लगी हुई है, क्या छात्र बंद कर देंगे उनको? आप प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। तो फिर मैं वहां से उठ करके मैं वापस, जब मुझे लगा कि ये सारे धामी जी की सरकार में सारे जो अधिकारियों से लेके और तमाम जो लोग हैं ये नियंत्रण से बाहर हैं और ये इस प्रदेश में अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है और यहीं से आंदोलन की चिंगारी शुरू होगी। मैं उठ के आया। उसके बाद में जब उठ के आया तो फिर मैं देहरादून की तरफ जब कूच करने की तैयारी करी मैंने, तो तुरंत कार्यकर्ता जो है पानी की टंकी पर चढ़ गया। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी अब हमारा इस प्रदेश में इस प्रकार से रहना व्यर्थ है। तो जब कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए तो हमने उनका मान मनोबल करा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी कुछ सफाई कर्मचारी थे उसमें 2, एक हमारे स्वराज के कार्यकर्ता थे कि ये तो हमें जब आपके सामने पुलिस के सामने इतना धमका रहा है तो सोचिए पीछे क्या हाल करता होगा। तो फिर उसके बाद में जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदया मैडम आई
उन्होंने उसको माफीनामा वीडियो पे, चूंकि वहाँ कानून व्यवस्था, अगर जब इतना आक्रोश था वो आता तो निश्चित तौर से कि कानून व्यवस्था चरमरा सकती थी, क्योंकि भीड़ जो होती है उस समय पर फिर आवेश में और आक्रोश में चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदया मैडम ने हमें समझाया, तो उन्होंने कहा जी वो माफ़ी मांग रहा है आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे। तो हमने कहा ठीक है मैडम। सारे पत्रकार बंधु थे, सारी जनता थी, सारी और भी लोग थे, अधिकारीगण थे। उसने वीडियो बना के भेजी, जो फिर सब जगह माफी के तौर पर उसको माना गया और पानी की टंकी से उतर के आए। फिर उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट महोदया मैडम हम लोग को अपने कार्यालय के लेके गए। उसके बाद उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया कि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को ये 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर यहाँ रिटर्न सबमिट कर देंगे। ठीक है, पहले आप ये वीडियो देखिएगा जो माफी की वीडियो बनाई गई है, पहले आप ये वीडियो देखिए। उन्हें कहना है अगर किसी को मेरी बात से कुछ ठेस पहुंची है तो मैं उस पर उन्हें खेद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उसके बाद आपने वीडियो देखा, पर आपको यकीन इसके भी परे, ये तो आपको वहां की क्या हुआ वो घटना है। अब दूसरा सवाल उठते हैं, ऐसी क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये तमाम सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इसे सुनकर भी आप हैरान होंगे, और मांगे सुनिएगा और खुद बताइएगा कि रोजगार में आखिर किसका हक है। क्योंकि उत्तराखंड में तो ये आम हो चला है, जिसकी पहचान है, जिसके लोग अधिकारी जानने वाले हैं, उसके लिए सब आसान है। जोशी जी क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, उत्तराखंड में जब मैंने पहली बार विधानसभा भर्ती घोटाला खोला था तो लगभग 150 लोगों को विधानसभा अध्यक्षा द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और जो रजिस्ट्रार है उसको पहाड़ चढ़ा दिया गया था। ऐसे ही अगर जनप्रतिनिधि या नेता इस पूरे प्रदेश के अंदर होते तो निश्चित तौर से ये जो पैसे का चलन चल रहा है ये खत्म हो जाता। इस प्रदेश में क्या हो रहा है? पैसे का चलन। आपने विधानसभा भर्ती घोटाला देखा ही होगा, आपने सहकारिता घोटाला देखा ही होगा, आपने तमाम स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारे घोटाले देखे होंगे। उसके बाद आपने परीक्षा धांधली देखी है, और यहाँ सिर्फ धांधलियाँ हो रही हैं, और वो भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा। यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये व्यक्ति था, इसको वहाँ पर एक मैनेजमेंट के तौर पर कि आप पैसे वसूलो और जो सही पैसे दे उसे परमानेंट करो। वहाँ क्या हो रहा है, जो लोग पहले से हैं उन या जो आश्रित है, जिनके माता पिता मर गए, उनको तो वो लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग तुरंत आ रहे हैं उनसे पता नहीं क्यों, ऐसा क्या उनकी वजह हो रही है, या इनके रिश्तेदार नातेदार हैं, या वो लोग पैसे दे रहे हैं, या वो लोग माफियाओं से फोन करा रहे हैं, या ये माफियाओं का भय दिखा के मैनेजमेंट को उन लोगों को वहां पर नौकरी दिलवा रहे हैं, ये पता नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से आश्रित हैं उनको ये स्थायी नहीं कर रहे। दूसरी उनकी जो प्रमुख मांग थी, आज केंद्र सरकार के अधीन ये कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो केंद्र सरकार के जो मानक हैं वो तनख्वाह के एक मानक हैं कि जो केंद्र की तनख्वाह ले रहे हैं उनके ये मानक, अगर मजदूरी भी आप कर रहे हैं, आप ठेकेदारी प्रथा भी काम कर रहे हैं, तो उनके मानक है कि आपको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो उन लोगों ने ये कहा कि जो केंद्र के अनुरूप जो मानक हैं, वो जो उन्होंने केंद्र सरकार ने कह रखा उसके अनुरूप हमें तनख्वाह दे दो। और तीसरी चीज में शर्म आ रही है इन मैनेजमेंट के लोगों पर और अपनी सरकारों पर कि वहां पर ईएसआई की सुविधा उन लोगों को नहीं है। उनकी मांग है कि हमें ईएसआई की सुविधा दी जाए, उनकी मांग है कि जो हमारे नियम अनुरूप जो हमारा वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए। और जो लोग आप बाद में स्थायी कर रहे हो, जो पहले से जो लोग वहां पर हैं, जिनका पहले से हक है, उनको आप स्थायी कीजिए। ये छोटी छोटी उनकी मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे थे। बताइए इसमें ऐसी कौन सी मांग है जो मैनेजमेंट पूरा नहीं कर सकता? वो ऐसा तो कह नहीं रहे कि हमें अभी परमानेंट कर दो, हमें स्थायी कर दो। उनकी जो मांग है वो जायज ही मांग पे, भ्रष्टाचार के विरोध में ही तो वो लोग मांग पर बैठे हैं। और जब बैठे हैं तो उनको तो धरने पर बैठना ही नहीं चाहिए था। इनको तो तुरंत एक छोटी सी मांग थी, और ये नियम अनुरूप मांग थी। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, किसी कमेटी को बैठाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी मानक बने हुए, उन मानकों को पूरा करना था। और अगर ये मानक पूरे नहीं हो रहे हैं तो सरकार को इन मैनेजमेंट के लोगों के 420 और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करना चाहिए था। या वित्तीय अनियमितताएं जो बिल्डिंगें बन रही हैं, जो ठेकेदारी हो रही है, जो गेम्स के तमाम चीजों पर गड़बड़ियां हो रही हैं, उनकी एक बाहर से कोई टीम बिठा के उसकी जांच करवानी चाहिए थी। प्रॉपर सही व्यक्ति से ऑडिट कराना चाहिए था, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करना चाहिए था, ताकि गुरुकुल के अंदर जिस अनुशासन की वजह से गुरुकुल जाना जाता है वो अनुशासन हमेशा के लिए मर्यादित रहे, वो अनुशासन बना रहे, और हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ गुरुकुल में पढ़ा सकें। तो आपने सुना कि ये मांगे थी, और किसी भी जगह पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर
ऐसा एक समूह होता है, वहां पर ये व्यवस्था बनाई जाती है कि पीएफ और ईएसआई और तमाम जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है वो कराई जानी चाहिए। क्या वो मांगे गलत हैं, ये भी सोचने विषय है। पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड के नाम पर जो पहाड़ और प्लेन्स की जो खाई खोदी जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। पर यहां पर जिस तरीके से जोशी जी और वीडियो बोलती हुई नजर आ रही है कि मुजफ्फरनगर का भय दिखाकर या मुजफ्फरनगर का नाम लेकर आखिर किस तरीके का भय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसी कई जगहें हैं जहां पर इस तरीके के प्रकरण निकल कर आते हैं, जहां पर एक जगह को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर कभी किसी नाम से तो कभी किसी जगह के नाम से डराया धमकाया जाता है। अब सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड में जिस सपने के साथ ये आंदोलन लड़ा गया, जिस सपने के साथ रामपुर तिराह हुआ, जिस सपने के साथ मसूरी कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, वो सपने का उत्तराखंड आखिर कहां खड़ा हो गया है। और एक बात बहुत अच्छी कही है जोशी जी ने कि जब उत्तराखंड के लोग सड़कों पर पिट रहे होते हैं, जब उत्तराखंड के लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, जब उत्तराखंड के लोगों को एक बाहर का व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उस समय सबसे शीर्ष पद पर बैठे हुए उत्तराखंड के लाल ही मैं उन्हें कहूंगा, क्योंकि वो खुद उत्तराखंड से आते हैं, पहाड़ की उन कंदराओं से आते हैं। क्या उनको वो पीड़ा समझ आती है या नहीं, ये फैसला आपका है। और जोशी से अंतिम कम शब्दों में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं सब पहाड़ के रहे हैं, पहाड़ की कंदराओं से आए हैं। सबको एक जैसे मैंने आपने कहा कि जब हमारे उत्तराखंड के लोग पिट रहे होते हैं, उत्तराखंड के लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, तो सब मौन साधे रहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश में तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण तिवारी जी ने जो इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया, जितनी भी आज इंडस्ट्री हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनके समय पर और उनके समय पर उत्तराखंड में 9 जनपदों के आईएएस और आईपीएस इस प्रदेश के थे। आज क्या हो रहा है कि सारे बाहर से ला करके बैठा दिए जा रहे हैं। कुछ ईमानदार अधिकारी, देवेंद्र रावत जी के समय पर ईमानदार अधिकारियों को तवज्जो दी गई थी, उन्हें चार्ज दिया गया था। और आज क्या हो रहा है कि बहुत ही कम, एक हमारे अक्षय कोंडे साहब के अलावा तमाम और जगह पर आप देखिए कितनी ईमानदारी से लोग बैठे हुए। ये सोचिए कितने, मैं कह रहा हूँ आईपीएस चाहे बाहर से बैठा दीजिए, लेकिन आईएएस केवल उसी प्रदेश के लोग होने चाहिए, क्योंकि उस प्रदेश के जलवायु के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में वहाँ के अधिकारियों को ज़्यादा ज्ञान होता है। और आज उत्तराखंड की इतनी दयनीय दशा है कि आप देखिए, एक समय था जो हमारे सिपाही भर्ती होते थे हर जनपदवार, तो वहाँ के जनपद के ही लोगों को वहाँ पर भर्ती किया जाता था। हमारे नगनियाल जी के समय से प्रथा चली आ रही थी, जब वो बहुत पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, तब से प्रथा बनी थी। लेकिन आप देखिए, धामी जी के आने के बाद में ये प्रथा खत्म कर दी गई। क्यों? ये प्रथा वापस होनी चाहिए। आप पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या नीति है? आप लोग केवल पलायन के नाम से पैसे को पी रहे हैं। आप उद्योग लगाने के नाम से जो तमाम जो अलग अलग चीज़ें आप बनाते हैं, इन्वेस्टर्स मीट जो लाते हैं, ये पैसे को पी रहे हैं। इससे इस प्रदेश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। लेकिन इस प्रदेश के लोगों का कभी इस प्रकार से विकास नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। और एक दिन वो आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये रो रही होंगी कि हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन क्यों किए होंगे, क्यों हम लोग एक अलग राज्य बनाया होगा, इस राज्य मिलने के बाद हमारे उत्तराखंडियों को क्या लाभ हुआ। और अगर यही हाल रहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब सत्ता आपके पास नहीं होगी। और याद रख लेना, जिस दिन सत्ता आपके पास नहीं होगी उस दिन आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। और ये तमाम जो ब्लैक मनी अधिकारियों द्वारा, सरकारों द्वारा जो कमाई जाती है, वो ब्लैक मनी फिर आप पे कभी काम नहीं आता। ठीक है, तो चलते हैं और एक नारा के साथ जो जोशी जी ने कहा कि अगर उत्तराखंड में रहना होगा तो उत्तराखंडी कहना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा नारा है और ये नारा अगर घर घर तक पहुंचता है, क्योंकि एक नारे ने पूरे महाराष्ट्र को बदल दिया था। एक नारे ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर एक ऐसी चिंगारी जगाई थी कि पूरे महाराष्ट्र ने कहा था कि आमचे मुंबई और आमचे जो मराठी, ये एक नारा दिया गया था। एक नारा आज भी दिया गया है और पहले से हम तो वो लोग हैं जो कोदा झंगोरा खाने वाले लोग हैं। और एक नारा आज ही गूंजा है कि उत्तराखंड में रहना होगा तो खुद को उत्तराखंडी कहना होगा। इसी के साथ हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा।